तो बच्चों आज के इस लेक्चर में बच्चों आप पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, इसके अंतर्गत आप केवल एक ही चैप्टर को पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 11 है ना, चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोले तो अगर हम हिंदी में बोलें तो बोल सकते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो हम इसी चैप्टर को क्या करेंगे, आपने इससे पहले एक लेक्चर 1 पढ़ रखा है ना, लेक्चर 1 इसका पढ़ रखा है। आज हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 2 को, है ना। आज हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 2 को। इसके अंतर्गत जो भी आपने पढ़ा है उस चीज उन सभी हेडिंग्स को या उन सभी टॉपिक्स को एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, है ना। क्या करेंगे हम, सबसे पहले उन सभी टॉपिक्स को हम रिवीजन कर लेते हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं उसमें हम, सबसे पहले हमने पढ़ा था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, है ना, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो डुअल नेचर क्या होता है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो हमने पढ़ा था कि ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो ये रेडिएशन का जो डुअल नेचर होता है, यानी कि कोई भी प्रकाश स्रोत होता है तो उससे क्या होता है कि प्रकाश जो किरणें होती हैं वो विकिरणों के रूप में चलती हैं, तरंगे विकिरणों के रूप में चलती हैं, है ना। तो विकिरणों के रूप में जो चलती हैं, यानी कि जो रेडिएशन होता है उसका जो डुअल नेचर होता है, यानी कि हम कह सकते थे कि जो रेडिएशन होती है उसमें कण और तरंग दोनों के गुण होते हैं, कण और तरंग दोनों के गुण होते हैं। इसी के कारण हम रेडिएशन को क्या बोलते थे, उसका डुअल नेचर बोलते थे, है ना। किस कारण से होता है ये मैंने आपको पूरी घटना बता रखी है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को नहीं पढ़ा है तो प्लीज उससे जाके पढ़ सकते हैं, है ना। फिर हमने क्या बात की थी, फिर हमने बात की थी कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, हमने ये पढ़ा था। इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई मेटल है यानी कोई धातु है ना, कोई भी मेटल है यानी कोई धातु है, उस पर एक निश्चित आवृत्ति की, है ना, एक निश्चित आवृत्ति एवं तीव्रता की कोई तरंग यानी अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं तो इससे मेटल से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते थे, है ना। तो ये जो घटना कहलाती थी इसे हम क्या बोलते थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि सन 1900 में पूरी घटना और भी घटित हुई थी इसके अंतर्गत, वो डिटेल हम यहाँ पे आपको नहीं बता पाएंगे। तो सन 1900 में लेनार्ड तथा हर्टन ने एक परीक्षण किया था, उसके अंतर्गत उन्होंने एक निर्वातित नलिका ली थी, है ना, एक निर्वातित नलिका ली थी जिसमें एक क्वार्टर्स की खिड़की बनाई थी उन्होंने, है ना, एक क्वार्टर्स की खिड़की बनाई थी। और इसके बाद में इसमें क्या किया था, 2 प्लेटें P1 व P2 ली थी। इन प्लेटों का संबंध किया था, है ना। तो इसमें मान लेते हैं एक प्लग हमने बनाते हैं, उसमें प्लग बनाते थे 2 प्लग, है ना, 1 प्लग, इस तरह से कुछ, है ना। तो ये प्लग आपके ये हो जाते थे प्लग 1, ये प्लग हो जाता था 2 और 2। यहाँ से इस तरह से वायर को निकालते थे, है ना, इस तरह से वायर को निकालते थे। उसके बाद में यहाँ पे हम एक विभव विभाजक लगाते थे, है ना। विभव विभाजक के बाद में हम क्या करते थे, इन जो कंडीशन हो रही है सब इसे हम बैटरी से जोड़ देते थे। बैटरी के बाद में एक कुंजी लगा देते थे, है ना। फिर इसका संबंध टर्मिनल, ये आपका मान लेते हैं बी टर्मिनल है, ये ए टर्मिनल है, ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है ना। ये आपका क्या है, ये है भैया आपका विभव विभाजक है ना, विभव विभाजक है। और क्या करते हैं हम, ये जो विभव विभाजक है इसका विभवांतर मापने के लिए हम एक वोल्टामीटर का प्रयोग कर लेते हैं, प्लस और ये माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस। ये क्या है, ये कोई बैटरी है ना, ये क्या है, ये कुंजी है कोई, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते थे कि सबसे पहले हम प्लेट P2 को जो प्लग 1 लगाते थे, है ना, प्लग 1 की कहानी सुना देते हैं एक बार फिर से। तो प्लग जब हम 1 और 1 लगाते थे, तो जब प्लग 1 लगाते थे तो आपकी जो प्लेट P1 होती थी P2 के सापेक्ष कैसे होती थी, ऋण विभव होती थी। प्लेट P2 कैसे होती थी,
धन विभव पर होती थी। क्लियर है ना? प्लेट P1 कैसे होती थी? ऋण विभव पर होती थी और प्लेट P2 कैसे होती थी? धन विभव पर होती थी। फिर हम क्वार्टर्स की खिड़की से हम क्या करते थे? कोई अल्ट्रावायलेट रेज डालते थे, है ना? अल्ट्रावायलेट रेज डालते थे। तो जब अल्ट्रावायलेट रेज डालते थे तो क्या होता? P1 प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते थे और P2 की तरफ आकर्षित होकर यानी P2 पर चले जाते थे और परिपथ में धारा प्रवाहित होती थी, है ना? परिपथ में धारा प्रवाहित होती थी। फिर हम क्या कर रहे थे? फिर उसके बाद में हम प्लग 2 लगाते थे, है ना? प्लग 2 और 2 लगा के चेक करते थे। जब 2 और 2 लगाए थे तब क्या हुआ था? जब प्लग 2 हमने लगाया था तो P2 क्या हो गया था? ऋण विभव पर, और जो प्लेट P1 थी वो कैसे हो गई थी? धन विभव पर। अब जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन थे वो प्लेट P2 पर नहीं पहुंच पा रहे थे, है ना? प्लेट P2 पर नहीं पहुंच पा रहे थे। फिर क्या हो रहे थे? धीरे धीरे हम पा रहे थे कि जो सर्किट है, सर्किट में जो धारा है वो धीरे धीरे घट रही है ना? धीरे धीरे घट रही है, लगभग शून्य नहीं हो रही है, लेकिन क्या हो रही थी? धीरे धीरे घट रही है। फिर हम जैसे जैसे प्लेट P2 के ऋण विभव को, जो अभी ये क्या है? ऋण विभव पर है, तो ऋण विभव को हम जैसे जैसे बढ़ा रहे थे तो एक ऐसी कंडीशन आई थी कि एक ऐसा विभव मिला था हमें, है ना? मान लेते हैं V0 मिला था। इस V0 की वैल्यू पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ऐसे विभवांतर को या ऐसे वैद्युत विभव को हम बोलते थे निरोधी विभव। क्या बोलते थे? ऐसे विभव को हम बोलते थे निरोधी विभव, जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर नहीं पहुंच पा रहे थे, है ना? इस पर धारा क्या हो रही थी? जो सर्किट में जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो लगभग, या हम कह सकते हैं कि शून्य हो जा रही थी, है ना? अब हम क्या कर रहे थे कि अगर हम जो भी प्रकाश की तीव्रता थी उसको हम 2 गुना करें, 3 गुना करें तो धारा तो बढ़ेगी, है ना? धारा बढ़ेगी, लेकिन उसका निरोधी विभव जो पहले था वही रहेगा, जो पहले था वही रहेगा, है ना? अब हम इसी कंडीशन में फिर क्या कर रहे थे? हम फिर कर रहे थे कि जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज है इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो रही थी, है ना? जो भी फ्रीक्वेंसी थी यानी आवृत्ति थी उसको हम बढ़ा रहे थे। तो जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ा रहे थे हम चेक कर रहे थे कि जो परिपथ है तो परिपथ में धारा क्या हो रही थी? धीरे धीरे बढ़ रही थी, यानी उसी के रेशियो में बढ़ रही थी। लेकिन फिर हम क्या कर रहे थे? जैसे जैसे फिर से हम प्लेट P2 के ऋण विभव को बढ़ाते थे तो फिर क्या हो रही थी? धारा फिर से 0 हो रही थी। इसका मतलब क्या था कि जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज है उसकी हम अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो दर है वो भी बढ़ जाएगी, उसी अनुपात में बढ़ेगी, और जो निरोधी विभव का मान है वो भी बढ़ जाएगा। उससे पहले हमने क्या पाया था? उससे पहले हमने ये पाया था कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है अगर उसकी तीव्रता को बढ़ाएं तो उसकी तीव्रता के जो जो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं वो उसकी तीव्रता के तो अनुक्रमणिपाती होते हैं, लेकिन उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉनों की वो आवृत्ति पर डिपेंड करती है। यानी उनको आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ाएंगे हम इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, वो भी उसी रेशियो में बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने यहीं तक पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम अब जानेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। तो सबसे पहले हमने जो भी पढ़ा था, है ना, जो भी पढ़ा था हम उन्हीं नियमों को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे क्या क्या हमने पढ़ा था वही नियम बनाएंगे। ठीक है, नियम नंबर 1 क्या था? कि जो प्रकाश उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन है, हम लिख ले रहे हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन की जो दर है, ठीक है, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर है, हम की लिख ले रहे हैं यहाँ पे, कि उत्सर्जन की जो दर है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, या सॉरी तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है ना? तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया क्लियर। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। फिर हम क्या पा रहे थे कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन की दर है, या हम बोल सकते हैं जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है ना, जो गतिज ऊर्जा है
ये आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है ना, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता है, इस पर निर्भर नहीं करते हैं या निर्भर नहीं करती है। किसकी गतिज ऊर्जा? जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित जो प्रकाश की तीव्रता है उस पर निर्भर नहीं करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं वो भी समझिए। जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी आवृत्ति के बढ़ाने पर बढ़ती है, के बढ़ाने पर बढ़ती है। बोलो पॉइंट्स क्लियर है ना? जो आपने पढ़ा है कुल मिला के हम वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपने हर्ट्ज और लेनार्ड के परीक्षण में जो भी देखा था वही नियम हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आपने क्या पढ़ा था? फोर्थ पॉइंट में आपने पढ़ा था कि जो प्रकाश की जो आवृत्ति है ना, प्रकाश की जो आवृत्ति है एक न्यूनतम मान से कम है, ठीक है। प्रकाश की जो आवृत्ति है एक न्यूनतम मान से अगर क्या है, न्यूनतम मान से कम है, तो क्या होता है कि जो आपकी धातु है, तो धातु की सतह से, ठीक है, तो धातु की सतह से या पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। इसके बाद में हमने फिफ्थ नंबर पढ़ा था कि जो प्रकाश की आवृत्ति होती है इसका मान अगर न्यूनतम मान से, प्रकाश की जो आवृत्ति होगी कि न्यूनतम मान से क्या हो, अधिक हो, ठीक है, न्यूनतम मान से अधिक हो। किसकी? अगर प्रकाश की आवृत्ति अगर एक न्यूनतम मान से अधिक है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। क्या होंगे? धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी मेटल है ना, कोई भी मेटल है और मेटल पे क्या हो रहा है कि कोई भी प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो जैसे ही कोई प्रकाश की किरण किसी धातु पर आपतित होती है तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने और प्रकाश की कोई भी प्रकाश की किरण है वो धातु पर जो आपतित हो रही है, तो आपतित प्रकाश की किरण आपतित होने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में कोई टाइम लैगिंग नहीं है, अर्थात कोई समय पश्चता नहीं है। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? समय पश्चता। अंग्रेजी में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? टाइम लैगिंग, है ना। तो अब हमने पढ़ा रखा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम में कि पहला नियम हमने पढ़ा कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन के जो उत्सर्जन की दर है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की जो आपतित प्रकाश है उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरी चीज हमने फिर जानी कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ाने पर बढ़ती है ना, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ाने पर बढ़ती है। और चौथा पॉइंट हमने जाना कि जो प्रकाश की आवृत्ति है अगर उसका जो आवृत्ति है वो एक न्यूनतम मान से कम है, ठीक है, जो प्रकाश की आवृत्ति है वो न्यूनतम मान से कम है, तो धातु के पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। फिर हमने फिफ्थ नंबर जाना कि प्रकाश की अगर आवृत्ति है उसका जो न्यूनतम मान से जो आवृत्ति है वो न्यूनतम मान से अधिक है, ठीक है, जो प्रकाश की आवृत्ति है उसका मान न्यूनतम मान से अधिक है, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। कहने मतलब कि कोई भी अगर प्रकाश की किरण किसी धातु पर आपतित होती है तो उसके आपतन होने और धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने में टाइम लैगिंग नहीं होती है, यानी कि कोई समय पश्चता नहीं होती है। कहने मतलब जैसे ही कोई प्रकाश किरण धातु पर आपतित हुई तो धातु के पृष्ठ से क्या हुआ, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया। कहने मतलब जैसे धातु के पृष्ठ पर कोई भी प्रकाश किरण आपतित हुई और धातु से क्या होगा, एक तुरंत उसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित
हो जाएगा। क्लियर है ना। अब हम पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, है ना। क्या पढ़ेंगे अब? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो सन 1905 में, है ना, ये जो घटनाएं हो रही थी सब, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये सब जितनी भी घटनाएं हुई, तो इन घटनाओं में क्या हुआ, इन्होंने सन 1900 तक सब लेनार्ड मिलकर ने सब परीक्षण कर डाले, है ना। उसके बाद में आइंस्टीन ने क्या किया, सन 1905 में फिर इन्होंने बताया, सन 1905 ईस्वी में अब इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है, या प्रकाश, किसी भी प्रकाश स्रोत से जो भी प्रकाश चलता है, वो क्या होता है, जो प्रकाश होता है ना, जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे बंडलों, छोटे छोटे बंडलों बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में, ठीक है, पैकेटों के रूप में, पैकेटों के रूप में चलता है, ठीक है, छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है। इन छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों को, बात समझना, इन छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों को हम बोलते हैं फोटॉन्स। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। और प्रत्येक जो फोटॉन होता है, प्रत्येक फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। क्या होती है? एच न्यू। जहां पे जो आपका एच है, ये एच, इसे हम बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, यानी प्लांक का नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, या बोल सकते हैं प्लांक का नियतांक। बोलो, बात क्लियर है ना। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सन 1905 इसमें बताया कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, और प्रत्येक फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। इन्होंने किस सिद्धांत का प्रयोग किया, इन्होंने थ्योरी, किस थ्योरी का प्रयोग किया, तो वो थ्योरी थी क्वांटम थ्योरी, ठीक है। कौन सी थ्योरी थी? वो थ्योरी थी बच्चा क्वांटम थ्योरी। इन्होंने जिसका, किसका प्रयोग किया, इन्होंने क्वांटम थ्योरी का प्रयोग किया, और उसके आधार पर ये घटनाएं प्रस्तुत की। उसके बाद में इन्होंने एक इक्वेशन सॉल्व की। इक्वेशन क्या थी, देखिए ध्यान से। इन्होंने कहा कि अगर मान लो कि आपके पास कुल एनर्जी ई है, ठीक है, कुल एनर्जी ई है, यानी एक फोटॉन है, उसके पास एनर्जी मान लेते हैं कैपिटल ई है, तो एनर्जी वो कहाँ कहाँ लॉस्ट होगी, किसी धातु के पृष्ठ पर टकराएगी, है ना। किसी धातु के पृष्ठ पर जब टकराएगी तो टकराने के बाद में क्या होगी, कुछ कार्य यानी वर्क फंक्शन में कुछ एनर्जी चली जाएगी, और कुछ इसी एनर्जी का पार्ट कहाँ जाएगा, कुछ एनर्जी का पार्ट इसका चला जाएगा आपके गतिज ऊर्जा में। जो इलेक्ट्रॉन होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी गतिज ऊर्जा में चले जाएगा, यानी जो उनकी जो गतिज ऊर्जा होगी ई के, उसमें चला जाएगा। तो उन्होंने बताया कि जो, अब हमें क्या मालूम है, फोटॉन्स की जो कुल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एच न्यू, है ना। अब वर्क फंक्शन में क्या होता है, वर्क फंक्शन में हमें एक न्यूनतम आवृत्ति की जरूरत होती है, एक मिनिमम आवृत्ति हो, जिससे कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, और जिससे इलेक्ट्रॉन, जिस न्यूनतम ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, है ना। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और ई के यानी गतिज ऊर्जा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 mv मैक्सिमम, है ना, mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो कैलकुलेट करके देखो जरा, जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो एच न्यू नॉट उधर जाएगा तो हो जाएगा आपके पास एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना। यहां से आपके पास कॉमन क्या मिल रहा है, एच दोनों तरफ है, तो एक एच कॉमन मिल जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है, न्यू माइनस न्यू नॉट। और इक्वेशन नंबर इससे क्या मान लें, कुछ भी मान लें, फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, जो आपको इक्वेशन प्राप्त हुई 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, तो ये जो इक्वेशन है यही होती है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो इस समीकरण के अकॉर्डिंग देखना, इसके हम केसेस बनाते हैं, अब थोड़ा सा केसेस बनाएंगे, उसके बाद में इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो केसेस फर्स्ट में देखना, सबसे पहले क्या होगा, कुछ पॉइंट्स हैं जो यहां से आपको क्लियर नहीं कह रहे, वो केवल थ्योरेटिकल आपको बताया जा सकता है। थ्योरेटिकल क्या बताया जा सकता है, थ्योरेटिकल हम ये बता सकते हैं कि
अगर हम ये मान लें कोई भी आवृत्ति का प्रकाश है, उसकी अगर हम तीव्रता बढ़ाएं तो धातु के पृष्ठ पर प्रति सेकंड टकराने वाले जो फोटानों की संख्या होगी तो उसी अनुपात में क्या होगा, उसी अनुपात में बढ़ेगी। जैसे जैसे हम तीव्रता बढ़ाएंगे तो उसमें जो प्रति सेकंड जो टकराने वाले फोटानों की संख्या क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार जो फोटानों की कुल जो एनर्जी होगी h ही रहेगी, है ना। कुल एनर्जी कितनी रहेगी, h ही रहेगी। तो धातु से प्रति सेकंड उत्सर्जित जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो बढ़ जाएगी और उनकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वो भी उतनी ही रहेगी, है ना। वो डिफरेंट नहीं आएगा उसमें, वो भी उतनी रहेगी। तो इस प्रकार हम क्या पाते हैं कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम हैं, नियम नंबर 1 व 2, ठीक है, नियम नंबर 1 व 2 हम बोलेंगे रूल नंबर या रूल 1 एंड 2 क्या हो जाते हैं, एक्सप्लेन हो जाते हैं। केस 2 की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं। अब अगर मान लो यहाँ पे न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति होगी, इसका मान तो एक निश्चित होगा, है ना। इसका कैसा मान होगा, एक नियत मान होगा, नियत मान होगा। अब अगर हम ये जो न्यू है यानी कि आवृत्ति है, ये जो आवृत्ति है, जो आपतित प्रकाश है उसकी जो आवृत्ति है, इसका मान क्या है कि इस न्यू नॉट से कम है, इस न्यू नॉट से कम है। तो बताओ ये एच न्यू नॉट की जो वैल्यू, ये टोटल ये वैल्यू आएगी, ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो इधर क्या है, ये गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी नेगेटिव। तो अगर गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये असंभव है, ये तो हो नहीं सकता। जब ये असंभव है इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित नहीं होंगे, है ना। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, है ना। यही रूल नंबर क्या है, यही रूल नंबर 4 है ना। रूल नंबर क्या है, 4 है, ठीक है। अगले किसकी बात करें हम, अगर ये न्यू की वैल्यू हम न्यू नॉट से बढ़ा दें तो एच न्यू की वैल्यू कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव, यानी गतिज ऊर्जा कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि प्रकाश धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो ये नियम कौन सा था, ये नियम था 5। अगले केस की बात करें, केस नंबर 4 की बात करें, तो केस नंबर 4 की बात करने में हम ये बता सकते हैं कि अगर न्यू नॉट की वैल्यू, न्यू नॉट की वैल्यू, है ना, अगर मान लें कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बढ़ाने पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ध्यान से देखो जरा इक्वेशन, तो न्यू माइनस न्यू नॉट है, यहाँ पे न्यू नॉट की वैल्यू नियत रहेगी, न्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ये गतिज ऊर्जा क्या होगी, अगर न्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, न्यू को अगर बढ़ाएंगे तो ईके की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो ये रूल नंबर कैसा है, ये रूल नंबर कैसा है, ये रूल नंबर 4 है ना। ये रूल नंबर कैसा है, ये रूल नंबर 4 है। तो आइंस्टीन ने जो भी ये विवाद था, जितना भी ये भ्रम था, तो इन सभी भ्रम का यानी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, जो भी विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव था, इसका पूरी समस्या का समाधान कर दिया केवल एक इक्वेशन की सहायता से, है ना, केवल एक इक्वेशन की सहायता से, ठीक है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक आपके पास है फोटानों के कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षण, है ना। तो फोटानों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो प्रकाश स्रोत होता है ना, तो जो प्रकाश स्रोत होता है, प्रकाश स्रोत से जो विकिरण होता है ना, जो प्रकाश स्रोत होता है, प्रकाश स्रोत से चलने वाला जो विकिरण होता है या उत्सर्जित जो विकिरण होता है वो फोटानों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है, फोटानों के रूप में चलता है। और ये जो फोटान होते हैं एक सरल रेखा में चलते हैं, एक सरल रेखा में चलते हैं, या कह सकते हैं कि सीधी रेखा में चलते हैं, है ना। सीधी रेखा में ये प्रकाश की चाल से चलते हैं, प्रकाश की चाल से चलते हैं। और प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट की बात करें, अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो अगर समान तरंग दैर्ध्य हो, ठीक है, समान तरंग दैर्ध्य हो या समान आवृत्ति हो, समान आवृत्ति हो, तो या समान तरंग दैर्ध्य हो या समान आवृत्ति हो, तो इन आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के जो विकिरण होता है
ठीक है, इनका जो विकिरण होता है, तो इन विकिरण के संगत जो उत्सर्जित फोटान होते हैं, ठीक है, इन विकिरण के संगत जो उत्सर्जित फोटान होते हैं, तो फोटानों की जो एनर्जी होती है, तो फोटानों की एनर्जी होती है, उस सभी की एनर्जी कैसी होती है, इक्वल होती है, यानी समान होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो जो एसआई पद्धति में फोटान की जो तीव्रता होती है, फोटान की तीव्रता वाट प्रति मीटर स्क्वायर होती है। कितनी होती है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर होती है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करें, जो फोटान होता है, फोटान का जो विराम द्रव्यमान होता है ना, विराम द्रव्यमान, तो विराम द्रव्यमान शून्य होता है। कैसा होता है, विराम द्रव्यमान शून्य होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोटान होता है, अगर विरामावस्था में, तो कोई फोटान के एग्जिस्ट होती ही नहीं, यानी यूनिवर्स में कोई ऐसा कण नहीं है, यानी फोटान ऐसा नहीं है कि वो विराम अवस्था में उसका कोई एग्जिस्टेंस हो, उसका कोई अस्तित्व हो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करें, तो जो फोटान होता है, तो फोटान का द्रव्यमान उसकी गति के कारण होता है, उसकी गति के कारण होता है। और जो गति के कारण जो भी द्रव्यमान होता है फोटान का, उसे हम एक इक्वेशन से काउंट कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है, देखिए, जैसे आइंस्टीन ने बताया था, E बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास mc², और एक E बराबर आप फोटान की एनर्जी के लिए बात करें तो क्या होता है, hν। ठीक है, hν को हम लिख सकते हैं hc/λ। इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा m बराबर h/c λ। तो जो गतिज द्रव्यमान होता है, या गति के कारण जो भी फोटान का द्रव्यमान होता है, वो हम इस इक्वेशन की सहायता से फाइंड कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है ना। 6 पॉइंट की बात करें, अगर 6 पॉइंट की, तो जो फोटान होते हैं, जो भी फोटान होते हैं, ये विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। और ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते हैं, विक्षेपित नहीं होते हैं। यानी कि फोटान क्या होते हैं, विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, और नॉर्मल कंडीशन में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित भी नहीं होते हैं। तो ये होते हैं कुछ फोटान्स के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी उनके जो अभिलक्षण हैं, उनके बारे में बात की है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक। तो अगले टॉपिक से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा, फिर से एक कहानी सुन लीजिएगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, अभी तक जो हमने स्टडी की है, तो उस स्टडी के अकॉर्डिंग आपने जाना कि जो लाइट होती है, यानी जो प्रकाश होता है, इसमें दो गुण होते हैं, एक तरंग का होता है, एक पार्टिकल का होता है, यानी कण का होता है। तो ये दोनों गुण होते हैं, इन दोनों गुणों के कारण ही प्रकाश का डुअल नेचर कहलाता है ना। अब जब ये दोनों चीज़ें मालूम हो गई वैज्ञानिकों को, दोनों चीज़ें पता होने के बाद में वैज्ञानिकों के अंदर एक भ्रम आ गया, है ना, एक भ्रम आया। उन्हें समस्या ये हो रही थी कि अगर कोई भी इनोवेशन करते हैं तो लाइट को वेव के रूप में कंसीडर करते हैं या फिर कण के रूप में कंसीडर करते हैं। तो उन्हें इस चीज़ को लेके काफ़ी भ्रम हो गया। सन 1924 में ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक लुइस डी ब्रॉगली, ठीक है, लुइस डी ब्रॉगली ने एक अपना तर्क रखा। ठीक है, एक
तर्क रखा और उस तर्क के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि कोई भी कण अगर गति की अवस्था में है, कोई भी कण अगर गति की अवस्था में है तो कण से संबंधित या कण से संबद्ध एक तरंग होती है। ठीक है, कण से संबद्ध एक तरंग होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक गतिशील कण से एक तरंग संबंधित होती है। या भी हम ये भी बोल सकते हैं कि फोटान अगर गतिकीय अवस्था में है, क्योंकि फोटान का एग्जिस्टेंस तभी होता है जब वो गतिकीय अवस्था में होता है, इसलिए तो फोटान के साथ सदैव एक तरंग क्या होती है, एक तरंग संबद्ध होती है ना। इसी गुण को, ये जो कॉन्सेप्ट था उनका, है ना, जो लुईस डी ब्रॉगली ने जो ये कॉन्सेप्ट दिया, इसी कॉन्सेप्ट को यानी कि इसी अभिधारणा को हम द्रव्य की द्वैत प्रकृति कहते हैं, द्वैत प्रकृति कहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये द्वैत प्रकृति केवल लाइट ही में नहीं होती है, प्रकाश में ही नहीं होती है, लाइट में ही नहीं होती है, बल्कि जितने भी द्रव्य पदार्थ होते हैं, द्रव्य कण होते हैं, जितने भी द्रव्य कण हैं या द्रव्य पदार्थ हैं, है ना, उन सभी में होती है, द्रव्य कणों में भी होती है, द्रव्य कणों में भी होती है ना। और इन जो ये द्रव्य कणों होते हैं, तो द्रव्य कण से संबंधित जो तरंग होती हैं, है ना, द्रव्य कणों से संबंधित जो तरंगे होती हैं, इन तरंगों को बोलते हैं हम द्रव्य तरंगे। इन तरंगों को क्या बोलते हैं हम, द्रव्य तरंगे। क्योंकि सबसे पहले अब लुईस डी ब्रॉगली इनका इनोवेशन कर रहे हैं, तो इसलिए लुईस डी ब्रॉगली के नाम पर हम इन द्रव्य तरंगों को लुईस डी ब्रॉगली, या हम बोल सकते हैं ब्रॉगली तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, ब्रॉगली तरंगे, ब्रॉगली तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, इन तरंगों से संबद्ध तरंग दैर्ध्य, इन तरंगों से संबंधित तरंग दैर्ध्य जो होता है ना, उस तरंग दैर्ध्य को हम ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इस पूरे मैटर को, जो भी ये कॉन्सेप्ट था लुईस डी ब्रॉगली का जो भी ये कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट की जांच करने के लिए, है ना, इस कॉन्सेप्ट की जांच करने के लिए सन 1927 में अमेरिकन वैज्ञानिक, है ना, अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे, डेविसन एवं जर्मर ने इसका प्रैक्टिकली पुष्टि भी की। सन 1928 में जीपी थॉमसन ने भी इस बात की पुष्टि की। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि जो अमेरिकन साइंटिस्ट डेविसन एवं जर्मर थे, इन्होंने क्या प्रयोग किया था, वो भी हम पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। तो आपने देखा कि जो लुईस डी ब्रॉगली थे, इन्होंने क्या इनोवेशन किया, क्या तर्क रखा, इन्होंने तर्क रखा कि अगर कोई भी कण गति की अवस्था में है तो उसके साथ एक तरंग जो है उससे रिलेट करती है, इसीलिए हम कण को जो हम बोल सकते हैं कि तरंग भी है, कण जो है तरंग और तरंग की भांति भी व्यवहार करता है ना। इसलिए जो फोटान होता है वो गति की अवस्था में होता है, तो उसका जो नेचर हो जाएगा वो डुअल नेचर हो जाएगा। तो ये टोटल मटेरियल था उनका। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक अब हम चर्चा करेंगे, तो इस चर्चा में हम बताएंगे कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए जो व्यंजक होता है, जो लुईस डी ब्रॉगली थे, इन्होंने एक व्यंजक प्राप्त किया था तरंग दैर्ध्य के लिए, क्योंकि उन्होंने बताया था, अभी फिर से मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो तरंगे होती हैं वो द्रव्य तरंगे कहलाती हैं, और द्रव्य तरंगों से जो संबंधित तरंग दैर्ध्य होती है उसे हम बोलते हैं ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। तो हम ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए क्या करेंगे, व्यंजक को फाइंड करेंगे। ठीक है,
व्यंजक को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, है ना, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग यहाँ हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। ठीक है, तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग फार्मूला आपके पास क्या होता है, E बराबर mc²। और एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है 1 फोटॉन फॉर 1 फोटॉन, है ना, एक फोटॉन के लिए जो एनर्जी होती है वो कितनी बताएगी आपको, वो बताएगी E बराबर hν। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे इक्वेशन इसे क्या मान लें, फर्स्ट, इसे क्या मान लें सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, जो mc² है वो किसके बराबर होगा, hν के। तो हम लिख सकते हैं जो mc² है वो बराबर हो जाएगा hc/λ के, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो m आएगा, m बराबर हो जाएगा बच्चा h/c लैम्डा, है ना, h/c लैम्डा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, ये थर्ड। अब अगर हम कण से संबद्ध एक संवेग निकालें तो संवेग यानी P बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान कितना है h/c लैम्डा, इंटू वेग कितना है c, तो c से c कैंसल आउट, आपके पास आ जाएगा P बराबर h/λ, P बराबर h/λ। इक्वेशन नंबर फोर्थ। या हम इसे लिख सकते हैं ओआर करके कि जो लैम्डा होगा तो लैम्डा बराबर आपके पास आ जाएगा h/p, h/p। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, फिफ्थ। तो यही क्या है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक हम लिख लेंगे, यही डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक है, व्यंजक है ना। अगर मान लो कोई कण है, उसका जो संवेग है, कण का द्रव्यमान m है और वो v वेग से चल रहा है, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, p बराबर mv। तो हम फिर तरंग दैर्ध्य कैसे निकाल सकते हैं, तो तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा बराबर h/mv, लैम्डा बराबर h/mv। तो ये हो गया डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक। ठीक है, अब अगले टॉपिक की बात करेंगे। तो अगला टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, यानी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य आती है, अब हम उसे फाइंड करेंगे, है ना। लास्ट में अभी आपने देखा, हम लिख सकते हैं वी नो डैट आपने देखा कि जो तरंग दैर्ध्य का फार्मूला आया वो आया लैम्डा बराबर h/mv, है ना, लैम्डा बराबर h/mv। ठीक है, मान लेते कोई कण है, ठीक है, तो कण के लिए जो गतिज ऊर्जा होगी, कण के लिए जो गतिज ऊर्जा होगी, मान लेते k है, तो k बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/2 mv²। तो हम लिख सकते हैं कि जो v² बराबर कितना हो जाएगा फार्मूला, v² बराबर हो जाएगा 2k/m, है ना। तो v बराबर किसके हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा √2k/m, है ना। लैम्डा बराबर h/mv को इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट, तो बाई फर्स्ट, है ना, बाई फर्स्ट। लैम्डा बराबर किसके हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा h/m, और v की जगह पे वैल्यू कितनी आई है, जो भी वैल्यू आई है उसे क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, तो हो जाएगा 2k/m। कैलकुलेट करेंगे, m अभी रूट के बाहर है, अंदर जाएगा स्क्वायर, तो 2km²/m, तो हो जाएगा 2km। तो हम लिख सकते हैं h/√2km। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा टोटल, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा h/√2km। ठीक है, तो ये जो तरंग दैर्ध्य है, यानी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है, किसी भी कण के लिए जब उसकी गतिज ऊर्जा दे रखी हो, है ना, तो जब उसकी किसी भी कण की गतिज ऊर्जा दे रखी है,
तो उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, उसकी तरंगदैर्ध्य किसी भी कण की या द्रव्य कण की तरंगदैर्ध्य फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की गणना कर रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इसलिए या फॉर 1 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के लिए, तो देखो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, ईवी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इसे बाई फर्स्ट जो लैम्डा होगा, तो लैम्डा बराबर किसके, एच। तो एच की वैल्यू हम लिख रहे हैं, एच की वैल्यू होगी 6.63 इंटू 10 की पावर -34 अपान अंडर रूट 2 इंटू, अब के की जगह वैल्यू कितनी है, ईवी, तो ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू वी इंटू एम, तो एम का मान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। कैलकुलेट करेंगे बच्चा, है ना, जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा बराबर 12.27 इंटू 10 की पावर -10 अपान में हो जाएगा रूट वी। ठीक है, अभी किस में है ये, अभी है बच्चा ये मीटर में, तो 10 की पावर -10 इंटू मीटर हटा के क्या लिख सकते हैं हम, इससे हटा के हम लिख सकते हैं 2.27 अपान रूट वी, और इसकी जगह पे हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, है ना। तो आपके पास लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपान रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो अब हम बात करेंगे बच्चा डेविसन एवं जर्मर प्रयोग के बारे में, है ना, डेविसन एवं जर्मर प्रयोग के बारे में बात करेंगे। डेविसन एवं जर्मर ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, जो डी ब्रोगली थे, है ना, जो डी ब्रोगली थे, डी ब्रोगली, है ना, तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी कि कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ में एक क्या होती है, एक वेव यानी एक तरंग संबद्ध होती है उससे। ठीक है, और उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी कि, और इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो होती है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, या हम बोल सकते हैं एच अपॉन पी, है ना। और इलेक्ट्रॉन के लिए जो हाइपोथेसिस थी इनकी वो ये थी कि लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपान में रूट वी एंगस्ट्रॉम, रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इन बातों को यानी कि इनकी जो हाइपोथेसिस थी डी ब्रोगली की, तो उन हाइपोथेसिस को, उनके हाइपोथेसिस को प्रायोगिक अध्ययन किया था डेविसन एवं जर्मर ने, है ना। ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रयोग किया था। तो प्रयोग में इन्होंने जो एपरेटस का यूज किया था वो एपरेटस मैं बना दे रहा हूं आपके लिए। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, एक फिलामेंट लगाया था, है ना, एक फिलामेंट लगाया था, और इस फिलामेंट को उन्होंने क्या किया, एक लो टेंशन, ठीक है, एक लो टेंशन वोल्टेज की बैटरी मान लेते हैं बी से कनेक्ट कर दिया होगा। इसका जो वोल्टेज रहा लगभग 6 से 12 वोल्ट रहा। ठीक है, 6 से 12 वोल्ट रहा। ये जो आपका ये लगा हुआ है ना, ये फिलामेंट है। फिलामेंट का काम क्या होता है, अगर इसमें कोई भी करंट फ्लो की जाएगी तो ये फिलामेंट कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना। फिलामेंट कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये जो फिलामेंट है, ये आपका क्या है, फिलामेंट, और ये किसका बना होता है, टंगस्टन का होता है। आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा इसके बारे में, है ना। फिर क्या किया गया, इन लोगों ने किया, जो डेविसन एवं जर्मर थे, इन्होंने क्या किया, इस पे एक मेटल की धातु, जो भी एक धातु थी उसे कोट कर दिया। ठीक है, एक धातु को कोट कर दिया, इसके ऊपर लेपित कर दिया। बेरियम ऑक्साइड का वो मेटल था, कैसा था, बेरियम ऑक्साइड का मेटल था। वो इस पे क्या कर दिया गया, इस फिलामेंट के ऊपर कोटेड कर दिया या कोटिंग कर दी गई। बेरियम ऑक्साइड की क्या हुई, कोटिंग कर दी गई, बेरियम ऑक्साइड की
कोटिंग कर दी गई, यानी मैं ये अलग से आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये जो फिलामेंट आपका है इसी फिलामेंट के ऊपर जस्ट कोट कर दिया गया। बेरियम ऑक्साइड क्यों कोट किया गया? क्योंकि जो बेरियम ऑक्साइड होता है इसका जो वर्क फंक्शन होता है, इसका जो वर्क फंक्शन होता है बहुत ही कम होता है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए कम, इस पे जो वर्क होगा वो कम किया जाएगा, इस पे जो किया गया कार्य होगा वो कम होगा, उस कम कार्य में ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देगा। फिर क्या करेंगे, यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होंगे उनको एकत्र करने के लिए, उनका एक बीम बनाने के लिए एक सिलेंडर लिया गया, है ना, एक सिलेंडर लिया गया, एक फाइन होल का सिलेंडर, ठीक है, कैसा होल का? सिलेंडर विद फाइन होल, सिलेंडर विद फाइन होल, है ना, एक फाइन होल यानी एक बढ़िया छिद्र का एक सिलेंडर लिया गया। तो यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करें, जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित हुए, ठीक है, तो क्या हुआ, उन्हें एक कैंटीन टाइप दिखा या कोई अच्छी मिठाई की दुकान दिखी तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? उसी में जाएंगे ना। तो इस सिलेंडर से होकर गुजरे, फिर इस सिलेंडर से होकर गुजरे, तो इस सिलेंडर ने क्या किया, उन इलेक्ट्रॉनों का बढ़िया बीम बना दी, यानी एक किरण पुंज बना दी, इलेक्ट्रॉनों का एक किरण पुंज बना दिया, एक बढ़िया बीम बनाई, यानी इलेक्ट्रॉन्स को किसमें फॉर्म कर दिया? इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म इन बीम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस में बदल गया? बीम में बदल गए। और फिर हमने क्या किया, एक निकल की क्रिस्टल ले ली, निकल क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल, निकल का क्रिस्टल लिया हमने, है ना। फिर क्या हुआ, यहां से जब इलेक्ट्रॉन टकराए तो टकराने के बाद डिफ्रैक्शन हुआ होगा, कहीं कोई इधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, कोई नीचे की ओर जाएगा, है ना। फिर इन इलेक्ट्रॉनों को डिटेक्ट करने के लिए, इन इलेक्ट्रॉनों को डिटेक्ट करने के लिए हमने एक स्फेरिकल प्लेट ली, है ना, कैसे प्लेट ली? स्फेरिकल प्लेट को ली हमने, एक स्फेरिकल प्लेट ली। ये जो डिटेक्टर होता है इसे हम बोलते हैं मूवेबल डिटेक्टर, मूवेबल डिटेक्टर, डिटेक्टर यानी ये इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेगा, पाएगा कि कहां पे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। फिर इसे हमने क्या किया, फिर हम इसे क्या किया, इसमें एक हमने गैलोनोमीटर लगा दिया, फिर हमने क्या किया, इसमें एक गैलोनोमीटर लगा दिया, गैलोनोमीटर, इसमें हमने क्या किया, एक गैलोनोमीटर लगा दिया, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर था, सिलेंडर को हमने क्या रखा, इसको हाई टेंशन वोल्टेज पे रखा, हाई टेंशन वोल्टेज पे रखा, ठीक है। अब जैसे ही हमने क्या किया, लो टेंशन की जो बैटरी थी उसे हमने फिलामेंट में करंट को फ्लो किया, फ्लो करने के बाद बेरियम ऑक्साइड का जो कोट था, यानी कि जो मेटल लगा हुआ था उस पर, तो वहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, तो वहां से सिलेंडर जो लगा हुआ था फाइन होल का, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों का एक किरण पुंज बना दिया, और वो किरण पुंज जाके निकल के क्रिस्टल से टकराने लगे। निकल के क्रिस्टल से टकराने के बाद में इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, सभी दिशाओं में जाएंगे। ये जो मैंने मूवेबल डिटेक्टर बनाया ये पूरे में ऐसे लगाएंगे, मैंने केवल यहीं पे बना रखा है। ये जो डिटेक्टर दिख रहा है ये इधर पूरे एरिया में लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, ऊपर भी लगाएंगे, है ना, सब जगह चेक करेंगे कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट हो रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को हमने देखा कि यहाँ पे जो वोल्टेज हाई टेंशन वोल्टेज थी, यहाँ पे हमने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले हमने 10 का लगाया होगा वोल्टेज, 20 का लगाया होगा, तो हमने यहाँ पे पाया कि जो मूवेबल डिटेक्टर है लगभग हर जगह पे जो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं आ रहा है, लगभग हर जगह बराबर है। यानी कि उस समय आपका जो ग्राफ बनेगा, उस समय जो आपका ग्राफ बनेगा, तो लगभग ग्राफ मान लो कि अगर इंटेंसिटी ये इलेक्ट्रॉनों की इंटेंसिटी के लिए है ना, और इधर आपके एंगल के लिए है, यहाँ बोल दें वोल्टेज के लिए है, ठीक है। तो वोल्टेज के लिए तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लगभग सेम इलेक्ट्रॉन यानी जो इलेक्ट्रॉनों की इंटेंसिटी है वो लगभग बराबर पाई जा रही है। कहाँ तक, मान लीजिए लगभग 30 या 35 वोल्ट तक, ये लगभग ऐसे ही पाया जा रहा है। फिर क्या किया हमने, फिर 38 का लगाया होगा, 40 का लगाया होगा, है ना, 42 का लगाया होगा,
844 वोल्ट, 844 वोल्ट पे यानी 44 वोल्ट पे हमें क्या हुआ, जो ग्राफ हुआ हमें पता चलना ये शुरू हो गया कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन यानी कि इस पॉइंट में क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे और यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा होंगे, है ना। कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, ऐसा हमें अब मालूम पड़ने लगा, ऐसा ऑब्जर्व ऑब्जर्व होने लगा। क्लियर है ना। फिर क्या हुआ, तो ये जो रेंज हमने देखी, हमने कहां तक देखी, ये वोल्टेज लगाते रहे पता किया, तो हमने पता किया कि जो 44 वोल्ट है यहां से लेकर 68 वोल्ट तक जो इलेक्ट्रॉनों की इंटेंसिटी है वो बड़ी ही सिग्निफिकेंट है, यानी बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस वोल्टेज पर पाए गए, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज जब हमने 54 वोल्टेज लगाया, ठीक है, 54 का जो वोल्टेज हमने लगाया, तो इस वोल्टेज पर और एंगल जो था, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, इस गैल्वेनोमीटर पर टकराएंगे, तो मान लो ये एंगल अगर फाई का होगा तो एंगल लगभग 50 डिग्री का रहा होगा, तब हमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मिली, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो इंटेंसिटी थी वो पीक इंटेंसिटी थी, यानी सबसे उच्च क्वालिटी यानी उच्च स्तर के इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी हमें गैल्वेनोमीटर में प्राप्त हुई। तो हम सबसे ज्यादा पता कब करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो इंटेंसिटी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब उत्सर्जित, कब सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर में जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितना बढ़िया गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर है अगर इसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की जो इंटेंसिटी होगी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कम है, इसका मतलब वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की इंटेंसिटी कम है। बात क्लियर है ना। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स पे हमें क्या मिल रहा है, कुछ पॉइंट्स पे मान लो कि हमारे पास जो इंटेंसिटी है कम है और कुछ पॉइंट पे क्या है, ज्यादा है। तो इस तरह से हम पा रहे हैं कि जैसा हम इंटरफ्रेंस में होता था, डबल यंग के डबल स्लिट प्रयोग में होता है, क्या होता है, कुछ जगह पे क्या होता है कि संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता था, कुछ जगह पे विनाशी व्यतिकरण प्राप्त हो रहा था। तो जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा तो वहां पे क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण, जहां पे इंटेंसिटी कम वहां पे क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण, यानी डिस्ट्रक्टिव और अट्रैक्टिव। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि आपके पास एक व्यतिकरण के जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसका हमें कुछ थोड़ा बहुत पता चलना शुरू हो रहा है। तो इस तरह से हम पा रहे हैं कि अगर ये कण होता, मान लो इलेक्ट्रॉन अगर कण होता, तो कण होता तो हर जगह पे जो इंटेंसिटी होगी ना, हर जगह पे, इस पॉइंट की बात करें वेवल डिटेक्टर की, या ऊपर और लेके जाए या नीचे लेके जाए, कहीं भी इस पॉइंट को लेके जाए, तो हर जगह अगर कण होता है इलेक्ट्रॉन, तो हर जगह इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी होनी चाहिए थी वो लगभग बराबर होनी चाहिए, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन में अब तरंग, क्योंकि गतिशील अगर त्वरित हो गए हैं, यहां पे अगर इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर रहा है, सिलेंडर एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, गति करके तेज थोड़ा फास्ट मूव करा रहा होगा, तो फास्ट मूव करा रहा है तो हमें क्या पता चला, वोल्टेज जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फास्ट मूव करेगा। तो उस मूविंग पार्टिकल क्या कर रहा है, अब एक वेव की तरह व्यवहार कर रहा है। अगर कण होता तो हर जगह इस इंटेंसिटी कैसे होती, बराबर होती। अब क्योंकि ये वेव को प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए हर जगह इंटेंसिटी बराबर नहीं होगी, है ना, हर जगह इंटेंसिटी बराबर नहीं होगी। ये तो हम इलेक्ट्रॉनों के एक जो ग्रुप था उसकी बात करना है। अब मान लो कि हम यहां से केवल एक फिल्टर लगा दिया, ठीक है, एक फिल्टर ऐसा लगाया कि अब ये यहां से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आगे जाए, है ना। यहां पे अगर हम एक ऐसा फिल्टर लगा लें, एक ऐसा फिल्टर लगाएं कि यहां से केवल एक इलेक्ट्रॉन ही जाने दे, ये एक इलेक्ट्रॉन को आगे पास करने दे, फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो टकराएगा, फिर भी हम चेक करते हैं कि मूवेबल डिटेक्टर के कुछ जगह पे क्या होगा कि जो इंटेंसिटी होगी कम होगी, कुछ जगह पे क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। अब तो दिक्कत ये आ रही कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन तो टूट भी नहीं सकता, है ना, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो तो टूट भी नहीं सकता, सबसे छोटी इकाई होती है कण की, तो ये तो टूट नहीं सकता। अगर टूट नहीं सकता तो फिर हर जगह अलग अलग इंटेंसिटी क्यों, क्योंकि कण है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा, कण होगा, कण है तो फिर एक जगह पे अगर टकराएगा तो वहां पे केवल इंटेंसिटी, वहीं पे इंटेंसिटी बताना चाहिए, हर जगह पे क्यों बताएगा भैया, यहाँ पे क्यों बताएगा, यहाँ भी क्यों बताएगा। अब ये आप ना सोचो कि इलेक्ट्रॉन होगा छोटे छोटे पैकेटों के रूप में टूट जाएगा और हर जगह इंटेंसिटी को बताएगा, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स है, वो टूट नहीं सकता, सबसे छोटी इकाई है। समस्या तो ये आ रही है ना। अब क्या करेंगे भैया, अब आप सोच रहे होंगे सर ने तो फंसा दिया कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसके बाद में पूछ रहे हैं कि हर जगह इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, अब क्यों हो रहा है। अभी तो मान लो कि इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप था तब ऐसा हो रहा था, लेकिन अब हम एक ही इलेक्ट्रॉन फिल्टर के द्वारा भेज रहे हैं, अब ऐसा क्यों हो रहा है।
तो भैया सीधा सा फंडामेंटल, सीधा सा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन कण होता तो एक ही जगह इंटेंसिटी आती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब जो मूविंग इलेक्ट्रॉन हो गया है, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हो गया, तेज गतिशील इलेक्ट्रॉन हो गया है, वो अब केवल कण ही नहीं तरंग है। ठीक है, कण नहीं यानी पार्टिकल ही नहीं, अब वो क्या हो गया है, वो बच्चा पार्टिकल ही नहीं, अब वेव हो गया है। वेव का भी गुण प्रदर्शित कर रहा है। क्यों? अगर वेव का गुण होगा तभी तो हर जगह इंटेंसिटी कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होगी, तभी तो आपका जो ग्राफ बनेगा, तभी तो आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा ना, इस तरह से ग्राफ बनेगा, है ना। तो ये किस पे है, ये सबसे बेस्ट ग्राफ कब आता है, सबसे बढ़िया ग्राफ कब आएगा, 54 वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे, 54 वोल्ट पे। और जो इसका जो एंगल होगा फाई, वो किस पे होगा, 50 पे। अब आगे चलेंगे, 60 करेंगे थोड़ा सा कम होगा, 70 करेंगे थोड़ा सा और कम होगा, इधर पीछे आएंगे 40 पे कम होगा, 30 पे और कम होगा। तो इस तरह से एक ग्राफ आपको मिल जाएगा। ये 40 पे भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में, 30 पे भी पूछ सकता है, 60 पे भी पूछ सकता है, 70 पे भी पूछ सकता है ना। लेकिन सबसे बढ़िया जो ग्राफ बनेगा वो किस वोल्टेज पे बनेगा, 54 वोल्टेज पे बनेगा, 54 वोल्टेज पे बनेगा। बोलो बात क्लियर है ना, बात क्लियर है ना। ये तो प्रूफ हो गया कि अब जो इलेक्ट्रॉन है उस वो क्या है, उसमें दो गुण प्रदर्शित हो रहे, एक पार्टिकल का और एक वेव का, यानी डुअल नेचर आ गया। ये तो बात क्लियर हो गई डी ब्रॉगली की। अब क्या हम ये चेक करेंगे कि जो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी, डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस थी, हाइपोथेसिस उन्होंने दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो तरंगदैर्घ्य होती है लैम्डा बराबर 12.27 अपान रूट वी एंगस्ट्रॉम, क्या ये फार्मूला भी उनका सत्य है कि नहीं, जो फार्मूला दिया है उन्होंने क्या ये सत्य है कि नहीं। तो चेक करते हैं इसको भी। इसके लिए क्या हुआ कि जो ब्रैग का नियम था, व्यतिकरण में जो ब्रैग का नियम आपने पढ़ा होगा, ब्रैग्स लॉ, उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि 2d साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। यहाँ पे एन कोई इंटीजर होगा, और इंटीजर की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, डॉट डॉट कुछ भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट मैक्सिमा, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा की बात करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका जो लैम्डा फाइंड करेंगे, लैम्डा, तो लैम्डा आपके पास लगभग आएगा बाय एक्सपेरिमेंट, बाय एक्सपेरिमेंट जो लैम्डा की वैल्यू आएगी बच्चा, वो आएगी लगभग 1.65 एंगस्ट्रॉम, 1.65 एंगस्ट्रॉम। इस फार्मूले का यूज करके डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली ये पाया कि 1.65 एंगस्ट्रॉम आता है। अब डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, है ना। अब डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने पाया था कि लैम्डा के लिए जो फार्मूला दिया था वो दिया था 12.27 अपान रूट वी, इसे हम ये भी लिख सकते हैं रूट 150 अपान वी एंगस्ट्रॉम। अब सबसे बढ़िया ग्राफ पर पा रहे थे हम 54 एंगल पे, 54 वोल्टेज पे सॉरी, तो हम उसे वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो 150 अपान 54 एंगस्ट्रॉम, जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमने लैम्डा की वैल्यू लगभग 1.67 एंगस्ट्रॉम पाई, है ना। कितनी पाई, 1.67 एंगस्ट्रॉम पाई। तो हम ये देख रहे हैं कि जो डेविसन एवं जर्मर ने जो भी पाया था, है ना, जो भी फाइंड किया था, जो भी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ फाइंड की थी, वो डी ब्रॉगली इक्वेशन की जो हाइपोथेसिस थी उनके लगभग इक्वल थी, लगभग इक्वल थी। तो इस तरह से डेविसन एवं जर्मर ने, डेविसन एंड जर्मर ने जो लुइस डी ब्रॉगली थे, इनका जो भी हाइपोथेसिस था बाय एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर दिया, बाय एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया, ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं तक।
मिलेंगे अगले टॉपिक में इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।